अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, जी कैसे हैं कैसे हैं आप? आप लोग, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आप कैसे हैं? जी शुक्र है। तो आपके लोग तो अभी तक आधे ही ऑनलाइन हुए हैं, बाकी अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएं। सर वही पिछला जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया, हमने कहा था नेक्स्ट में यार बताइएगा। वो मुझे याद नहीं रहा, उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे दोबारा। चलें ठीक है। ठीक है, तो और कोई बताओ। अच्छा जी, ये देखें जरा, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम शुरू करते हैं तो देखें, लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, और प्रोग्राम वही इंस्ट्रक्शंस हैं, वही कोड्स हैं जो, लेकिन सिर्फ आपने क्या करना है कि वन बाय वन रन करने के बजाय अगर आप उन्हें एक ब्लॉक ऑफ कोड्स की शक्ल दे देते हैं या ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस की शक्ल दे देते हैं जो कि कंबाइंडली एग्जीक्यूट हो, दैट विल बी नोन एज प्रोग्राम। अब उसमें कुछ वेरिएबल कह लें या कुछ ऑब्जेक्ट कह लें, वो इनपुट के तौर पे यूज़ होंगे, और कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आउटपुट के तौर पे। अब ये आप बताएंगे एज अ यूज़र के उसमें आउटपुट किस ऑब्जेक्ट की टाइप किस में दे, मतलब ऑब्जेक्ट एज अ वेक्टर दे या एज अ सिंगल वैल्यू दे या एज अ डेटा फ्रेम दे, ये आपने बताना है। ठीक है, अब ये लाजमी नहीं है कि उसमें उसकी नेमिंग जो है वो सेम रखी जाए। ये आर के साथ एक एडिशनल आप समझ लेंगे एडवांटेज है कि जो आप फंक्शन यूज़र डिफाइन फंक्शन डिज़ाइन करेंगे वो जनरलाइज नेचर का होगा। फॉर एग्जांपल आपने एक्स के लिए डिज़ाइन किया है तो हो सकता है वो बाकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो सिर्फ एक्स के लिए रन होगा। लेकिन आर में क्या है कि अगर आपने एक्स के लिए डिज़ाइन किया है और वो यूज़र डिफाइन के फंक्शंस पे क्या उसको कहते हैं कि फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट, मतलब प्रोग्रामिंग के सेंस में वो ठीक है, तो आप उसको किसी भी दूसरे नेम के वेक्टर के साथ आप उसको अप्लाई कर सकेंगे, प्रोवाइडेड कि वो ऑब्जेक्ट नेचर जो है वो सेम। ठीक है, तो अब जैसे प्रोग्राम की डेफिनेशन आपने की, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड्स दैट इज कंबाइंडली एग्जीक्यूटेड। आगे फंक्शंस पे आ जाएं। अब फंक्शंस आर में क्या है, सबसे पहले ये समझ लें कि जो आर में फंक की आवाज़ आ रही है जी, आप लोग रिस्पॉन्ड आगे से नहीं कर रहे हैं ना, तो आवाज़ आ रही है? हाँ सर जी, आ रही है। ये आ रही है, ये आ रही है। तो functions in R are similar to programs, but a single program may contain many functions in it. ठीक है, functions are sometimes called programs interchangeably। इसको प्रोग्राम भी कह देते हैं, फंक्शन भी कह देते हैं। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोग्राम में लाजमी नहीं है कि वो इनपुट आउटपुट के सेंस में हो। ठीक है, आप एक प्रोग्राम, वो कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ वो प्रोग्राम कहलाएगी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ कोड जो हैं दे आर एग्जीक्यूटेड एट वंस कंबाइंडली। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट आपको दिखाता हूँ, ये स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है। अगर आप एक मैट्रिक्स दे दें, फॉर एग्जांपल आप कहें जी एक्स 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 टी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ एक्स, देन आप कहें जी एक्स टी एक्स इज इक्वल टू एक्स टी मल्टीप्लाइड बाय एक्स, देन आप कहें जी एक्स टी वाई इज इक्वल टू एक्स टी इंटू एक्स इंटू वाई, और फिर आप कहें जी बी इज इक्वल टू या बी डॉट हेड इज इक्वल टू एक्स टी सॉल्व एक्स टी एक्स एंड एक्स टी वाई। अब आप इसको जब आप एट वंस इसको रन करते हैं, ये हमने स्क्रिप्ट के जब हमने पढ़ा था तो उस वक्त भी हमने डिस्कस किया था कि आप एट वंस इसको रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ओपन, इधर आके सोर्स कोड में जाके इसको जब मैं रन करूँगा एट वंस, तो आपके पास ये सारी चीज़ें वन बाय वन सेव होती जाएंगी। यानी कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने ये कमांड वन बाय वन रन की हो। ठीक है, तो प्रोग्राम ये, अब ये प्रोग्राम कहलाएगा, मतलब एक रॉ फॉर्म में बिल्कुल बेसिक नोयत का। फंक्शंस जो हैं, फंक्शंस थोड़े से डिफरेंट हैं, गो कि इसमें आर के सेंस में लोग आमतौर पे इसको फंक्शंस और प्रोग्राम को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। फंक्शंस क्या हैं कि आपके पास कोई ऐसी टास्क है जो कि बिल्ट इन आर वर्जन में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आप
अपना एक फंक्शन डिज़ाइन करते हैं। फंक्शन के लिए लाजमी है आर के अंदर कि आप कुछ ना कुछ इनपुट देंगे, कोई ऑब्जेक्ट या कोई वैल्यूज़, और फिर उसके अंदर आप अपना कोड लिखेंगे और फिर उसको खुद बताएंगे कि इसकी आउटपुट किस फॉर्म में हो, कुछ प्रिंट करे या कुछ सेव कर दे या कुछ भी ना करे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो फंक्शंस को आप ये समझ लें, जिस तरह आप कहते हैं ना कि मीन एक फंक्शन है, आप कहते हैं मीन ऑफ एक्स, ये बेसिकली फंक्शन है जो हम ये लिखते हैं मीन ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये जो कि एक्स नहीं था, तो ये बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन है। इस तरह आप लिखते हैं मीडियन ऑफ एक्स, अगेन ये बिल्ट इन फंक्शन है। फिर एस डी ऑफ एक्स लिखते हैं, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है कि ऐसी चीज़ जो आर में अवेलेबल नहीं है उसको जब आप खुद से क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्लियर है जी? यस हाँ सर। जी सर। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन है सर तो जी बताएं। मोड इसमें बिल्ट इन नहीं जी सर, मोड ऑफ एक्स सर वो बिल्ट इन है या नहीं? ये तो आपने ढूंढना है ना। मुझे नहीं मिला सर। नहीं मिला तो नहीं होगा, फिर बिल्ट इन नहीं होगा, ठीक है। उसमें जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन इसमें बिल्ट इन नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपने पैकेज 2-3 पढ़े हैं, एड ऑन पैकेज, एक वो ENV स्टैट्स के नाम से है, टीचिंग डेमोज के नाम से है, एक शायद डेस्क टूल्स के नाम से है। अब फंक्शंस तक पहुंचने का मतलब ये है कि आप उन पैकेजेस को यूज़ करने के बजाय अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस खुद क्रिएट कर सकें। मतलब अगर आप एक वेक्टर दें तो आपको आउटपुट के तौर पे ज्योमेट्रिक मीन दे दे, या अगर आप कोई गलत वैल्यू देते हैं तो वो प्रॉपर एरर आपको दे दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप नेगेटिव वैल्यू दे देते हैं या हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशन में 0 दे देते हैं तो वो प्रॉपर एरर आपको दे, बिल्कुल ऐसी जैसे आप यहाँ पे मीन के वक्त आप कोई मिसिंग वैल्यू दे दें तो जो बिल्ट इन वर्जन है अगर आप उसमें वो मिसिंग वैल्यूज़ का कोई एडिशनल इंस्ट्रक्शन नहीं देते तो आपके पास एरर आएगा, कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब इसमें देखें सबसे पहले जो आपके पास हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपने कुछ ना कुछ पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, ये ज़रा कोई डिस्कस करेगा कि क्या आपने पहले इससे पढ़ा हुआ है? आपने तो प्रोग्रामिंग का एक पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है। सर जी कंडीशन पे, ठीक है, कंडीशन पे है। अब आर में दो तरह की आपके पास है इफ एल्स, एक वेक्टराइज्ड है और एक जो है आपके पास नॉन वेक्टराइज कह लें या स्केलर पे अप्लाई होती है। वेक्टराइज से क्या मुराद है कि आप एक इनपुट एक वेक्टर देंगे तो उसके हर एलिमेंट पे अप्लाई होकर आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। जो नॉन वेक्टराइज है वो भी उतनी ही अहम है, मतलब लेकिन वो एक सिंगल वैल्यू पे अप्लाई होगी। अब दोनों अपनी जगह पे अहम है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप पूरे वेक्टराइज्ड इफ एल्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। उसमें आप एक वक्त में एक जो है वो उसके साथ कंडीशन ट्रू और फॉल्स होने की शक्ल में एक कमांड एग्जीक्यूट कर सकेंगे वेक्टराइज्ड इफ एल्स में। जो नॉन वेक्टराइज्ड इफ एल्स है उसमें आप कंडीशन की ट्रू या फॉल्स होने की शक्ल में एक से ज़्यादा कमांड्स या एक से ज़्यादा कोड्स रन कर सकेंगे। तो दोनों में फ़र्क है। तो पहले हम देखते हैं वेक्टराइज्ड इफ एल्स, ठीक है। तो वेक्टराइज्ड इफ एल्स आपके पास है, इसका स्ट्रक्चर इफ एल्स ब्रैकेट में आपके पास कंडीशन होगी। अब कंडीशन या कंडीशंस हो सकती हैं, एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। और आगे यहाँ पे आपके पास आएगा व्हाट टू डू इफ कंडीशन इज ट्रू, कॉमा देन व्हाट टू डू इफ कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर आ गया। इसको ज़ाहिर है अगर आप यहाँ पे शुरू में इसके असाइनिंग स्टेटमेंट देंगे तो वो जो भी आपकी कंडीशन है, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो स्टोर हो जाएगा। अगर आप असाइनिंग स्टेटमेंट नहीं देते तो वो रिजल्ट स्टोर नहीं होगा बल्कि वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ये ज़ाहिर है अंडरस्टूड सी बात है जी। रमजान सर ये जो सा लिखा है व्हाट टू डू, ये कैपिटली लिखेंगे वर्ड? नहीं 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 नहीं, ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल तुम वो ना बन जाया करो ना। क्या सर उसको नहीं, कहते मैंने कहा ना ये केस नहीं नहीं सेंसिटिव है, नहीं, ये मैं पूछ सिर्फ रहा था। आपको समझा रहा हूँ
कि अब देखो खुद सोचो ना कि व्हाट टू डू, कि क्या मतलब है कि आप बता रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैंने आर ने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे वो आपने बताना है। अब चूंकि मैं कोई एग्जांपल नहीं ले रहा, एक जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लिखा है कि व्हाट टू डू इफ दैट कंडीशन, ये जो कंडीशन या कंडीशंस हैं अगर वो ट्रू हैं तो फिर क्या करना है, यहाँ पे वो सारा कुछ आप लिख देंगे कि क्या करना है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर वो कंडीशन फॉल्स है या वो कंडीशंस जो आप सेट ऑफ कंडीशंस देंगे जो एक भी हो सकती है एक से ज्यादा भी हो सकती है, अगर वो फॉल्स है तो फिर क्या करना है वो आप ब्रैकेट के बाद देंगे। तो जो भी चीज आप कंडीशन के बाद पहली देंगे दैट विल बी ट्रू और दूसरी चीज फॉल्स। मिसाल के तौर पे अब इसमें जरा देखें, यहां पे देखें, इफ एल्स आपके पास एक वेक्टर मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ, वेक्टर इज इक्वल टू सी 5 8 9 11 12 15 20 25 23 24 26, चलो लेट्स सपोज 30, ये आपके पास एक वेक्टर है। अब आप इफ एल्स अप्लाई करें, इफ एल्स कंडीशन आप x पे दे रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल 12, अब यहाँ पे आप दे रहे हैं y इज इक्वल टू ग्रेटर, ठीक है, और एल्स में आप दे रहे हैं y इज इक्वल टू नॉट ग्रेटर, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आप क्या बता रहे हैं, ये आपने कंडीशन प्रोवाइड की है इफ एल्स, इफ दैट कंडीशन इज ट्रू, अब ये हर वैल्यू पे अप्लाई होगा। पहली वैल्यू पे चूंकि वेक्टराइज्ड इफ एल्स है, पहली वैल्यू पहले एलिमेंट पे, फिर दूसरे, फिर तीसरे एंड सो ऑन। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यू विल गेट लाइक दिस, ठीक है। अब एरर क्या है, अनयूज्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, इसका क्या मतलब है जी, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे ये जो, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे आप असाइनिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते जो वेक्टराइज्ड इफ है। अब इसमें ये लिमिटेशन है, ये साथ साथ देखते रहिएगा कि क्या लिमिटेशंस हैं। वेक्टर जो असाइनिंग स्टेटमेंट है वो आप इधर नहीं दे सकते, ठीक है, वो आप यहाँ पे शुरू में देंगे y, ठीक है, चूंकि ये वेक्टराइज है। अब इसको अगर रन करेंगे आपके पास ये y सेव हो जाएगा। अब जरा देखिएगा y की वैल्यू क्या आती है, पहली वैल्यू एलिमेंट 5 था तो नॉट ग्रेटर, दूसरा 9 था अगेन नॉट ग्रेटर, तीसरा क्या था, तो जहां पे सिक्स्थ वैल्यू थी, सिक्स्थ वैल्यू आपके पास 15 थी, 15 के बाद ग्रेटर आना शुरू हो गया, ठीक है। इस वैल्यू को कदरे हम मिक्स भी कर सकते हैं कि अगर x को हम थोड़ा सा हम 10 8 फॉर एग्जांपल 11 ये थोड़ा सा कर दें। अब ज़रा इसको एग्जीक्यूट करें तो फिर आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है वहाँ पे आपने इसको कर देना। क्लियर है जी? इसमें कोई क्वेश्चन है पूछने वाला तो बताएं। नो सर, क्लियर है। ठीक है, अब दूसरी तरफ आए, यहाँ पे ये जो एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ r और x इज लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है, सॉरी ये r की, ये हमने ऑपरेटर पढ़े थे जब, तो ये r के लिए ही था ना, ओ r। अब मुझे बताएं कि इसका रिजल्ट बाय द वे क्या आएगा। और आमतौर पे ये मैं आपको बता दूं कि ये जो एक से ज़्यादा कंडीशंस लिखते हैं ना आप, उसका बेहतरीन तरीका ये क्या होता है कि आप उसको एज अ कोड ये ब्रैकेट दे दें ताकि ये एक सेट के तौर पे अलग लगे, अदरवाइज ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कॉमे से पहले जो भी आप चीज़ दे रहे हैं दैट आर कंडीशंस जी। अब इसका रिजल्ट बाय द वे क्या आएगा आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में तमाम वैल्यूज ग्रेटर आएंगी। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि या तो x 12 से ग्रेटर हो या लेस देन और इक्वल टू 12 हो, या ये और का मतलब दोनों है ना कि या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, तो जहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाइड है वहाँ तो आ गया ग्रेटर, और
अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है तो जहां पे ये सेटिस्फाइड हो, जाहिर है फिर दो ही ऑप्शन है, तो तमाम वैल्यूज y की क्या आएंगी, ग्रेटर, और की सेंस की बात हो रही। अब इसी तरह अगर मैं इसको यहां पे कर दूं एंड, अब क्या आएंगी, जी सर ये दोनों सेटिंग करेंगे उधर दोनों, अब अदरवाइज जवाब क्या आएगा मुझे ये बताओ ना। मैं y को भी रिप्लेस कर खत्म कर रहा हूँ, जवाब क्या आएगा, सारे के सारे नॉट ग्रेटर आएंगे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एट द सेम टाइम ग्रेटर देन 12 हो और लेस देन और इक्वल टू 12 हो। और ये एंड का क्या मतलब है, बोथ कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, और का मतलब है दोनों में एक सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, सेंस तो वही है ना, एंड का मतलब ये है कि कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 मतलब एट द सेम टाइम दोनों सेटिस्फाइड हो। और का क्या मतलब है कि कंडीशन 1 सेटिस्फाइड हो और कंडीशन 2 सेटिस्फाइड। क्या ख्याल है, ठीक है? तो सर इसी ऑल विल तरह बी नॉट ग्रेटर। ठीक है, अब मैंने चूंकि असाइनिंग स्टेटमेंट नहीं दी थी, डायरेक्टली वो प्रिंट हो गया। अब एक चीज जरा और गौर करो, यहाँ मैं इक्वलिटी हटा देता हूँ, अब क्या होगा, अब एक